पिछले वीडियो से हैनीमैन सर की जो ग्रेट डिस्कवरी मियाज़मेटिक डिस्कवरी है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का, जितने भी हैनीमैन सर के डिसाइपल्स हैं, तो वेलकम टू ऑल डिसाइपल्स इन ग्रेट मियाज़मेटिक डिस्कवरी ऑफ हैनीमैन सर। आज के इस वीडियो में हम लोग सोरा के मेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग मेंटल्स किस तरह से डेवलप होते हैं, मियाज़मेटिक मेंटल्स किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम सोरा के मेंटल सिम्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे। सोरा मेंटल्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जो जेनेटिक एपरेटस है वो रूट ऑफ इंटेलिजेंसिया है। हमारा जो जेनेटिक एपरेटस है उसमें इनहेरिटेड नॉलेज होती है और उसके अंदर टेंडेंसीज होती हैं कि हमारी लाइफ आगे किस तरह से चलनी है। और उसमें नॉलेज होती है कि हमने प्रीवियस जो हमारे पेरेंटल जो जीन्स रहे उनसे हमने क्या सीखा, क्या समझा, उसमें सारी इंटेलिजेंसिया रहती है। और इसमें एक सीखने की, एवर लर्निंग प्रोसेस की भी क्वालिटी होती है हमारे जीन्स के अंदर। जो जो एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं कि इस जनरेशन में हम इस लाइफ में क्या चीज़ एक्वायर्ड कर रहे हैं, तो ये भी जो सारी नॉलेज है ये सब उसके अंदर जेनेटिक एपरेटस के अंदर सेव होती रहती है। तो इस जेनेटिक एपरेटस को जितना हम समझेंगे किसी भी पेशेंट के को, तो फिर हम उसको बहुत अच्छे से मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो thus the cell or the organism fights physically only with guidance from the mind of the cell genetic apparatus। यानी कि फिजिकल प्लेन पर अगर कोई भी तकलीफ हो रही है, कोई भी डिफेंस हो रही है, ऑर्गेनिज्म फाइट कर रहा है, तो वो उसका माइंड ऑफ द सेल यानी कि जेनेटिक एपरेटस है, वहाँ से वो कंट्रोल होता है। तो जेनेटिक एपरेटस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जेनेटिक एपरेटस के अंदर इनहेरिटेड नॉलेज होती है प्लस एवर लर्निंग प्रोसेस होती है। यानी कि हमने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स से क्या चीज़ गेन करी। तो जब भी हम किसी पेशेंट को समझते हैं तो उसके जेनेटिक एपरेटस को समझेंगे, उससे बात करके उसकी फैमिली हिस्ट्रीज जो लेते हैं कि फैमिली हिस्ट्री से उसने क्या चीज़ों को सीखा है। तो जब भी हम किसी को मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट अगर देना चाहते हैं तो उसमें एक रूब्रिक इनहेरिटेड नॉलेज का होना चाहिए। यानी कि उस पेशेंट ने अपने जो पेरेंटल हिस्ट्री उसकी रही है उसमें से क्या चीज़ों को उसने सीखा है और इस लाइफ में वो क्या चीज़ें सीख रहा है, लर्निंग प्रोसेस। तो 81 में हनीमैन सर हमको बताते हैं कि विदाउट डाउट दिस एंशियंट स्मोल्डरिंग कॉन्टेजियन सोरा हैज़ ग्रेजुअली पासिस थ्रू सेवरल हंड्रेड ऑफ जनरेशन। तो एफोरिज्म 81 से हमको मिलता है जेनेटिक्स का एक इंडिकेशन कि जेनेटिक्स को हमको पढ़ना चाहिए। चूँकि हैनीमैन सर के समय में जेनेटिक्स फुल्ली तरह से डिस्कवर नहीं थी, इसके ऊपर रिसर्चेज नहीं हुई थी, तो ये सारी डिस्कवरीज रिसर्चेज बाद में हुई हैं। लेकिन हैनीमैन सर ने हमको पहले ही बता दिया था कि हमको जेनेटिक्स में क्या मिलने वाला है। तो several hundred of generations and many millions of human organism thus reaching an incredible degree of development। तो ये सोरा है, जनरेशन टू जनरेशन पास होता हुआ गया और इनक्रेडिबल डिग्री ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंच गया। वी मे देयरफॉर कॉम्प्रीहेंड इन अ मेजर हाउ इट बिकम डेवलप इनटू काउंटलेस फॉर्म ऑफ डिजीजेस पिक्यूलियर टू द ग्रेट ह्यूमन रेस। तो ये जो सोरा है वो डेवलप होता चला गया और डिजीज प्रोड्यूस करता चला गया ह्यूमन रेसेस के अंदर, पूरी की पूरी ह्यूमन रेसेस में ये रहा। पर्टिकुलरली व्हेन वी कंटेम्पलेट द मास ऑफ सर्कमस्टांसेस which produce and favor the formation of so great variety of chronic diseases secondary symptom of सोरा। तो जितनी भी क्रोनिक डिजीजेज हम लोग ट्रीट करते हैं या उनको समझने की कोशिश करते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा है। तो जब हम सोरा के ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, जब हम केसेस देखेंगे, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स को भी समझेंगे कि जब हम मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो ये दोनों सिम्टम एक साथ ठीक होते हैं। तो कैसे इस काम को हम लोग करते हैं, ये जब हम लोग केस देखेंगे तब इसको समझने की कोशिश करेंगे। माइंड ऑफ द सेल, यानी कि जो जेनेटिक एपरेटस है उसमें उस पर्सन ने अपनी फैमिली से, अपने पेरेंटल्स जो हिस्ट्री रही है उसमें से हम देखने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ों को सीखा है। तो माइंड ऑफ द सेल इन इट्स जीन्स, द जीन्स डिसाइड दिस इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी कावर्ड। यानी कि जीन्स डिसाइड करेंगे कि वो व्यक्ति आगे चल के कावर्ड बनेगा, करेजियस बनेगा, ऑडेशियस होगा और टिमिड होगा, एंग्री होगा और एंशियस होगा, हॉटी होगा या सर्वाइल होगा।
तो ये हमारे सारे रूब्रिक्स हैं जो हमको कैंट सर ने रेपर्टरी में दिए हैं। कावर्डिस, करेजियस, ऑडेसियस। तो एक रूब्रिक जब हम किसी भी पेशेंट को अगर मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो एक रूब्रिक हमको उसका ये जेनेटिक्स से लेना होगा, उसके जीन्स को समझ के, उसकी फैमिली हिस्ट्री को समझ के लेना होगा। और एक उसने इस लाइफ में क्या चीज़ समझी है, क्या चीज़ सीखी है, जो एवर लर्निंग प्रोसेस है उसके जीन्स में, उसका उससे रिलेटेड लेना होगा। और फिर फिजिकल प्लेन पर क्या करेक्टरिस्टिक हैं, तब तीनों को मिला करके हम लोग मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट उसको देने में सक्षम हो पाएंगे। तो जो एवर लर्निंग प्रोसेस में है कि हम लोग लोअर इमोशंस जो हैं वो डिजीज इमोशंस हैं। तो अगर एवर लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें वो लोअर इमोशंस को सीखता है, जिसमें प्राइड है, एंगर है, डिज़ायर्स हैं, फियर है, ग्रीफ है, अपैथी है, गिल्ट है और शेम है। अगर वो इन सिचुएशंस को सीखता है तो फिर वो डिजीज स्टेट में चला जाता है। क्योंकि हायर इमोशंस की हम लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए हायर इमोशंस में हैनीमैन सर ने हमको न्यूट्रलिटी के पॉइंट पर फिजिशियन को रहने के लिए कहा है। और आगे चल के और भी इमोशंस हैं जो एनलाइटनमेंट तक जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जब लोअर इमोशंस को सीख लेते हैं तो फिर हम डिजीज स्टेट में चले जाते हैं। तो हम उसकी जो लाइफ है उसमें एक उसका जो उसने अपनी पेरेंटल हिस्ट्री से उसका एक जीन्स के अंदर जो उसका चेंज हुआ है उसका रूब्रिक लेते हैं। फिर एक एवर लर्निंग जो उसका रूब्रिक है इसको लेते हैं। और फिजिकल प्लेन पे जो करेक्टरिस्टिक मिलता है उसको हम टेकअप करते हैं। तो सोरा के जो मेंटल्स हैं वो कैसे हम लोग समझेंगे। अ सेल इज बॉर्न विथ पर्पस। कोई भी सेल है उसका एक पर्पस है, उस पर्पस के लिए वो बॉर्न हुई है। क्या पर्पस है? जॉइंटली विद अदर सेल, टिश्यू, प्रोटेक्शन टू एन ऑर्गन और डेलिकेट पार्ट्स। यानी कि ये सेल हमको बताती है कि हमको अपनी लाइफ को किस तरह से पर्पसफुल बनाना है। तो एक दूसरे के साथ सेल रहती है, टिश्यू बनाती है और प्रोटेक्ट करती है एक ऑर्गन को और डेलिकेट पार्ट को। तो हमको अपनी लाइफ में भी इसी तरह से रहना चाहिए। सेल से हमको ये सीखना होगा कि सेल जॉइंटली एक दूसरे के साथ किस तरह से रह करके टिश्यू और प्रोटेक्शन और ऑर्गन को निर्माण करती हैं और उसको किस तरह से बचाती हैं। तो ये सोरिक मेंटल्स यहाँ से शुरू होते हैं। तो ये सोरा है। सेल हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअलिटी। हर सेल की एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। किडनी की सेल्स, ब्रेन सेल्स और लिवर सेल्स, जितने भी ऑर्गन्स की सेल्स हैं उनकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो वो इंडिविजुअलिटी के साथ मिल करके जब काम करती हैं तभी फिर वो ऑर्गन फंक्शनली एक्टिव होता है और अच्छे से काम कर पाता है। तो हम भी लाइफ में अगर एक दूसरे के साथ जॉइंटली रह करके एक दूसरे को समझ के अगर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग सोरिक सिस्टम में रहेंगे, सोरिक म्याज में रहेंगे। तो इस तरह से हमको म्याज से लाइफ को सीखना है और पेशेंट को भी इसी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये जो अभी हमने सोरा की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि सोरा में जो सेल है वो एक साथ मिल करके हारमोनियसली काम करती हैं। तो ये हमको लॉ ऑफ लव के बारे में बताता है, जो यूनिवर्सल लॉ है, जिसको हम पिछले वीडियोस में यूनिवर्सल लॉज को डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉ ऑफ लव क्या है? लव इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट ट्रांसपायर एंड अंडरस्टैंडिंग इट फ्री अस फ्रॉम ऑल इवेंट्स। अगर हम लव में रहेंगे तो हम सारे डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स से फ्री रह सकते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं। एवरीथिंग विच अकर इन द यूनिवर्स बिकॉज ऑफ लव। जो भी कुछ इंसिडेंट्स हो रहा है, जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं यूनिवर्स के अंदर, वो लव की वजह से हैं। लिविंग इन पीस एंड जॉय इज टू लिव इन लव। अगर हम पीसफुल लाइफ को रहते हैं, जॉय में रहते हैं, तो ये एक प्रमाण है कि हम लव में रहते हैं। रेस्पेक्टिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। लव में रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो दूसरों के किसी के भी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम रेस्पेक्ट करें। एंड बीइंग रेडी टू सर्व। और हम हमेशा सर्व करने के लिए तैयार रहें देम। इसकी एक कंडीशन है, नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। तो ये जो सर्विंग है उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये जो लव है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। इज टू एक्सप्रेस लव इन ह्यूमन रिलेशंस। तो जितने भी ह्यूमन रिलेशंस हैं उनमें हमको रेडी टू सर्व रहना चाहिए और नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। तो हैनीमैन सर ने हमसे एफोरिज्म 1 के फुट नोट में सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए काम करने के लिए कहा है। तो वो हमसे लव में रहने के लिए कहते हैं और रेडी टू सर्व के लिए कहते हैं, और जिसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो सेल से हमको सोरा को समझना है। सेल जिस तरह से हारमोनी में रहती है तो सोरा हम सब लोगों के लिए लव है। तो सोरा को समझते हैं कि सोरा हम सब लोगों के अंदर डोरमेंट स्टेज में है। और डोरमेंट स्टेज में है ये अब हमारी लाइफ में अडप्टेशन को, प्रोसेस को अडॉप्ट करके ये हमको
जैसे जैसे इवेंट्स आते हैं उनसे अडेप्ट करके हमारी लाइफ को आगे प्रोग्रेस करता है। अब ये अडेप्टेशन का प्रोसेस अगर नहीं हो पाता है, हम सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये लेटेंट स्टेट में आ जाता है। यहाँ से फिर एक सेंसिटिविटी हमारे अंदर शुरू हो जाती है। तो पेशेंट को भी हम लोग समझेंगे कि इसकी लाइफ में क्या डिस्ट्रेसिंग इवेंट आए जो इसने अडेप्ट नहीं किए, और फिर ये लेटेंट सोरा में चले गए, यानी कि सेंसिटिविटी में आ गए। तो इस सेंसिटिविटी को हमको पता करना होगा, तभी हम उसको एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो लेटेंट सोरा, अगर सोरा लेटेंट हो गया, वो पेशेंट सेंसिटिव हो गया है और कोई एक्साइटिंग कॉज उसकी लाइफ में आ गया, कोई इंसिडेंस आ गया, तो फिर ये सोरा एक्साइटेड हो जाएगा और फिर ये एक्यूट डिजीज़ को निर्माण करेगा। तो एक्यूट डिजीज़ का प्रोडक्शन इस तरह से होता है, और एक्यूट डिजीज़ के लिए हम उस एक्साइटिंग कॉज को समझ लेते हैं, और उस एक्साइटिंग कॉज को समझ के जब ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर एक्यूट डिजीज़ ठीक होती है, जैसा हैनीमैन सर ने हमको एफोरिज्म 5 में एक्यूट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बताया। लेकिन अगर वो डिस्ट्रेसिंग इवेंट लगातार चलता रहता है तो फिर ये सोरा एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद फिर हमको क्रोनिक डिजीज़ मिलती है। तो जितने भी क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं उनमें हमको एक्टिव सोरा मिलता है, और उसको ट्रीट करने के लिए उस सेंसिटिविटी को हमको समझना होगा कि वो कब अपनी लाइफ में सेंसिटिव हुआ। तो जब हम लोग केस में इसको देखेंगे तो फिर समझने की कोशिश करेंगे कैसे लाइफ में सेंसिटिविटी होती है। सोरा बेसिकली हम सब लोगों की नीड है, यानी कि लव हमारी नीड है, जिससे हम सब लोग बने हैं। तो सोरा की नीड है, और जो नीड है वो हम लोगों की दो तरह की, एक इमोशनल नीड हमारी लव है, और एक फिजिकल नीड है जो हमारी न्यूट्रिशन है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो हमने जो बॉडी के ऊपर फिजिकल प्लेन पर हमने मियाज़ को समझा था, तो उसमें जब सेल की नीड यानी कि न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता तो फिर वो सोरे के स्टेज में चली जाती है। ऐसे ही इमोशनल नीड में अगर उस हमको लव नहीं मिलेगा तो फिर हम सेंसिटिव हो जाएंगे, और फिर इस तरह से एक्साइटेड और एक्टिव सोरा होगा, तो फिर क्रॉनिक डिजीज का प्रोडक्शन होगा। As life goes on, what is important for every being is to conscientiously work for the purpose for which he or she is born for or exist। यानी कि जो लाइफ चल रही है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कंसेंशली काम करें, जो जिसके लिए हम पैदा हुए या जिसके लिए हम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक सेल का नेचर है कि सेल लाइफ के लिए, लाइफ को आगे चलने के लिए बनी है। तो सेल कंसेंशली वर्क करती है, और वो जो है अपने पर्पस के लिए पूरी तरह से काम करती है। अ मैन हैज़ टू वर्क फॉर हिज डेली ब्रेड, दैट इज से इफ ही अर्न हिज डेली ब्रेड ही विल बी एबल टू लिव एंड लेट लिव। अगर कोई व्यक्ति अपनी डेली ब्रेड्स के लिए, यानी कि अपनी डेली रोजी रोटी के लिए काम करता है, उसको अर्न करता है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका, और फिर वो लिव करता है और आगे चल के उसकी लाइफ चलती रहती है। तो कंसेंशली जो वर्क है वो हमको समझना होगा कि हमको कंसेंशियसली काम करना पड़ेगा। तो ये लाइफ के साथ रिलेशन है सोरा का। दिस मीन्स देयर विल बी हार्मनी विद इन एंड विदाउट। तो हैनीमैन सर की जो टीचिंग्स हैं वो हमको बताती हैं कि वाइटल फोर्स हारमोनियसली काम करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हार्मनी हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और जो एनर्जी हम लोग गेन कर रहे हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशन से और इमोशनल एनर्जी गेन कर रहे हैं, इज़ नॉट वेस्टेड इन फाइटिंग और क्वेरलिंग। तो वो हमको फाइटिंग में और क्वेरलिंग में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इससे बचने के लिए हम लोग लॉ ऑफ इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। अगर कोई हमारी लाइफ में इस तरह का इंसिडेंस आता है तो हम लॉ ऑफ इवोल्यूशन से अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं और फाइटिंग और क्वेरलिंग से बचा सकते हैं। और जब पेशेंट को हम लोग देखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी एनर्जी कहाँ पर उसके सोशल डोमेस्टिक रिलेशन में, ऑक्यूपेशन में, यानी एफोरिज्म 5 से कहाँ पर उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जहाँ से उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है वहाँ उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। This energy will tune the whole system in such a manner that the system within and without become more efficacious। अब क्या होगा, अगर इस एनर्जी को हम बचा लेंगे तो ये एनर्जी हमारे पूरे सिस्टम को ट्यून करेगी और हम मोर एफिकेशियस होते जाएंगे। एज एफिशिएंसी इंक्रीजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर नॉर्मल प्रोसेस। अगर हमारी एनर्जी फाइटिंग क्वेरलिंग में नहीं जाएगी तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और वो एनर्जी हमारी सेल्स को कम से कम एनर्जी की फिर नीड होगी। एनर्जी नाउ कैन डिवोट टू इवॉल्व फॉर हायर पर्पस। अब ये एनर्जी के थ्रू हम लोग अपने आप को हायर पर्पस के लिए इवॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हायर इमोशंस में जाने के लिए हम अपनी एनर्जी को फिर लगा सकते हैं। तो इस तरह से सोरा का
सिस्टम शुरू होता है, सोरा मियाज में इस तरह से स्टार्ट होता है कि माइंड विल बी हैप्पी, मेटरिस्टिक कंटेंटेड। यानी कि जो माइंड है हमारा वो हैप्पी है, जो मेटेरियलिस्टिक हमारी कंटेंट है उनसे हम सेटिस्फाइड हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर हम अपनी एनर्जी को इस मेटेरियलिस्टिक कंटेंट के लिए खर्च करेंगे तो फिर हमारी लाइफ में डिस्टर्बिंग इवेंट्स जो होते हैं उनकी वजह से जो एनर्जी हमारी डिस्टर्ब होती है तो फिर हम लोग डिसहार्मनी में चले जाते हैं और फिर डिजीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो मेटेरियलिस्टिक जो कंटेंटेड हैं, जिस एनवायरनमेंट में, जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं, तो उन मटेरियलिस्टिक कंटेंटेड को हमको समझना होगा, जो कि एफोरिज्म 5 में हैनीमैन सर ने हमको बताया। तो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज जितनी रहेंगी उतनी हम लोग डिजीज स्टेट में जाएंगे। एंड कैन थिंक ऑफ थिंग्स बियॉन्ड मटेरियल एग्जिस्टेंस और बियॉन्ड नॉर्मल सेंसेस बट रेशनली। तो जो हमारे सेंसेस हैं उन सेंसेस को हमको इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से बियॉन्ड ले जाना होगा, तो फिर हमारी ये रैशनल थिंकिंग होगी। इफ ए मैन इज टू रिमेन हेल्दी, अगर कोई मैन हेल्दी है, एवरी ऑर्गन एंड देयर फोर एवरी सेल हैज टू फंक्शन प्रॉपरली एंड कंसेंशियसली। अगर कोई मैन है जो हेल्दी है तो उसकी सारी सेल्स कंसेंशियसली काम कर रही हैं। तो कंसेंशियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक रूब्रिक भी है, एंजाइटी ऑफ कंसेंशियस। तो एंजाइटी ऑफ कंसेंशियस सोरिक रूब्रिक है, और उसका इम्पोर्टेंट हमारे सोरा को समझने में बहुत ज़्यादा है। If every cell work conscientiously to produce energy, there will be sufficient energy to carry on normal assigned functions as well as become prosper and evolved। तो जो मेटेरियलिस्टिक गेन्स हैं या जो मेटेरियल हमारे गेन्स हैं वो हमको जब ही हो पाएंगे जब हम अपनी सारी सेल्स हमारी कंशियसली काम करेंगी और वो नॉर्मल जितने भी फंक्शंस हैं उनको करेंगी, तभी हम प्रॉस्पर और इवॉल्व हो पाएंगे। तो जैसे जैसे हम इवॉल्व होंगे वैसे वैसे हम प्रॉस्पर होंगे। तो सारा का सारा जो इशू है या सारी की जो चीज़ें हैं वो एनर्जी के ऊपर हैं, और ये एनर्जी और लव की है। तो जैसे जैसे हम हायर इमोशंस में जाएंगे तो हम प्रॉस्पर भी होते जाएंगे और इवॉल्व भी होते जाएंगे, और मटेरियल जो हमारे वर्ल्ड के जो मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं वो भी हमको होते चले जाएंगे। तो दिस रैशनल थिंकिंग लीड टू प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। तो इस तरह से ये मैनकाइंड की प्रोग्रेस के लिए एनर्जी की जरूरत है। कंक्लूजन इसका निकलता है, वर्किंग फॉर गेनिंग फॉर नॉलेज विच हेल्प इन गेनिंग ऑफ डेली ब्रेड एंड वर्किंग फॉर ए कॉज सेल्फिशली कैन बी कॉल्ड एज डिलीजेंट। यानी कि कोई व्यक्ति काम करता है, नॉलेज गेन करता है और उस नॉलेज से अपनी डेली ब्रेड को कमाता है। वर्किंग, उसके अंदर कोई भी कॉज सेल्फिशली, उसके अंदर कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है, इसको हम लोग डिलीजेंट कहेंगे और कंसेंशियस कहेंगे। यानी कि ये एंजाइटी ऑफ कंशेंशियस की बात कर रहे हैं कि हमारी अंतरात्मा की क्या आवाज़ है। कंशेंशियस का मतलब है अंतरात्मा की आवाज़। तो जो व्यक्ति कंशेंशियस हैं और डिलीजेंट हैं वो बेसिकली सोरिक ह्यू है उनका, यानी कि ये सोरा का सबसे बेसिक करेक्टर है। तो बहुत सारे बच्चे हमको मिलते हैं, वो बहुत डिलीजेंट हैं, जैसे कि वो अपना होमवर्क अपने आप करते हैं। उम्र के हिसाब से हम उनको कोशिश करते हैं समझने की, तो जितनी उनकी उम्र नहीं है उस हिसाब से वो अपनी डिलीजेंसी को शो करते हैं। घर में लोगों का ध्यान रखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं। तो जब हम केस देखेंगे तो उस डिलीजेंट और कंसेंशियस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये डिलीजेंसी और कंसेंशियस एक प्रोमिनेंट सोरिक ह्यू है। नोट, diligent working for materialistic gain and greed, not for need is psychotic। अगर हम diligently काम जरूर कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर अगर ग्रीड बना हुआ है तो नॉट, वो हमारी सोरिक नीड नहीं है, वो साइकोटिक नीड हो जाएगी। तो सोरिक नीड के अंदर ग्रीड नहीं होना चाहिए। तो ग्रीड अगर आ जाएगा तो फिर वही नीड साइकोटिक में हो जाएगी। और अगर हम आउट ऑफ वर्किंग अनकंट्रोल्ड डिजायर टू वर्क रहेगी विदाउट केयरिंग फॉर लाइफ, अगर हमने लाइफ की केयर नहीं करी और हम काम में लग गए तो फिर ये सिफिलिटिक है। तो तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि सोरा के अंदर ग्रीड नहीं है, वो एक कंसेंशियस है, डिलीजेंटली काम करेंगे, और ग्रीड आते ही वही नीड हमारी, वही डिलीजेंट वर्किंग हमारी साइकोटिक हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट को समझेंगे। अगर वो कोई काम करता है तो फिर वो काम किस लिए कर रहा है, उसमें उसकी क्यों वो करना चाहता है। तो जैसे जैसे हम केस देखेंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। नीड ऑफ ए सेल और अ मैन आर सेंसेस बाय फैसिलिटीज। तो जो हमको सेंस दिए हैं उनकी जो फैसिलिटी है उससे हम अपने नीड को और अपने डेंजर को पहचान सकते हैं। वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 5 सेंसेस टू
सेंस द नीड एंड सेंस द डेंजर। हम अपने डेंजर को और यानी कि हम अपने ग्रीड को और अपनी नीड को इन सेंसेस के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे जैसे ये सेंसेस हमारे हायर इमोशनल स्टेट में जाएंगे वैसे वैसे हमको नीड और ग्रीड में डिफरेंस समझ में आने लगेगा। तो जब पेशेंट को हम देखेंगे तो अपने सेंसेस हमारे बहुत एक्यूट होने चाहिए, जैसा हैनीमैन सर ने कहा है, तभी हम उसकी नीड को और ग्रीड को समझ पाएंगे। और साइकोटिक एंड सिफिलिटिक नीड्स आर डिफरेंट, जो भी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा। फॉर ए पर्सन द नीड, उसकी नीड क्या है? अर्निंग डेली ब्रेड टू प्रोवाइड एनर्जी, नॉलेज विच अल्टीमेटली हेल्प हिम टू अर्न ब्रेड एंड विच ऑल्सो हेल्प हिम टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। यानी कि जो हम लोग सोरिक नीड कहेंगे, कोई भी एनर्जी जिसके लिए हम डेली ब्रेड को कमा रहे हैं एनर्जी के लिए, और कोई भी नॉलेज जिससे हम अपने आप को बचा भी सकें। तो दो चीज़ें आ गई, एनर्जी और उसका एनर्जी का प्रोटेक्शन भी हमको होना चाहिए। यानी कि लोअर इमोशंस से हमको हायर इमोशंस की तरफ चलना चाहिए, जो नॉलेज हम लोग गेन करेंगे। सिमिलरली फॉर अ सेल द नीड इज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन विच प्रोवाइड हिम एनर्जी। तो फिजिकल प्लेन पर सेल की जो नीड है वो न्यूट्रिशन है। हाइपोक्सिया और इस्चीमिया अगर सेल को होता है तो फिर यहाँ पर उसकी नीड पूरी नहीं हो पाती, सेल स्टार्वेशन में जाती है, और इसके बाद फिर वो सेंसेस उसके इंक्रीज होते हैं सेल के, और हाइपर सेंसिटिविटी आती है। तो ये फिजिकल प्लेन पर कंडीशन होती है। और मेंटल प्लेन पे इसको समझते हैं का अ गर्ल नीड एप्रिसिएशन, यानी कि कोई गर्ल है उसकी नीड एप्रिसिएशन है, यानी कि उसको अगर एप्रिसिएशन मिलता है तो उसको लव की फीलिंग होती है, उसको अच्छा लगता है। तो किसी गर्ल की नीड एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन इज नीड फॉर दैट गर्ल इफ शी इज नॉट गेट अप्रिशिएटेड। क्योंकि जैसे जैसे हम मटीरियलिस्टिक होते जाएंगे तो हो सकता है हमारी नीड पूरी हो और ना भी हो। अगर नीड पूरी नहीं होती है तो सेल गेट अप्रिशिएटेड टू हर सेटिस्फैक्शन, ऑटोमेटिकली शी इंक्रीज इन सेंसिटिविटी। अगर मेंटल लेवल पर उसकी ये अप्रिशिएशन की नीड पूरी नहीं होगी तो फिर वो सेंसिटिव स्टेज में चली जाएगी। जैसे हम लोग एक केस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक बच्ची थी, उस बच्ची को इच्छा थी कि वो कंपटीशन में सेलेक्ट हो, और बहुत अच्छी पढ़ने वाली बच्ची थी और पढ़ती थी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ से सोरा स्टार्ट हुआ। तो जब हम इस केस को देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एप्रिसिएशन की जो नीड है अगर वो पूरी होती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पूरी होगी तो फिर वो सेंसिटिव हो जाएगी। और ये निश्चित होगा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि कहीं ना कहीं उसकी ये नीड ना पूरी होगी। तो फिर जहाँ नहीं पूरी होगी वहाँ फिर ऑटोमेटिकली शी इंक्रीज इन सेंसिटिविटी। सो शी इज सेंसिटिव टू हर्ट, रेप्रीमेंट, नेग्लेक्टेड एज वेल एज पेंस। दिस इज द हाइपर सेंसिटिविटी। तो जब भी हम सोरा को अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो सेंसिटिविटीज़ को हम लोग ज़रूर समझेंगे। तो जितने सेंसिटिविटी के रूब्रिक्स हैं, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म और सेंसिटिव टू रूडनेस, इनको हम लोग ज़रूर पूछने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लाइफ में उसको ये इंसिडेंसेस कब हुए जिससे वो सेंसिटिव हुई। तो बॉडी ऑलवेज स्पीक्स द माइंड्स लैंग्वेज। बॉडी एंड माइंड आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स बट टू पोल्स ऑफ द सेम एक्सिस। जैसे हम मैग्नेट को देखते हैं, उसके दो एक्सिस हैं, तो नॉर्थ और साउथ पोल। तो एक पोल माइंड है और एक पोल बॉडी है, और सेम एक्सिस पर है। तो जो भी इंसिडेंस होगा माइंड में वो तुरंत ही बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, सेम एक्सिस में है। हाइपर सेंसिटिविटी मिलेगी इसमें हमको सोरा में। एलर्जी, डस्ट मिलेंगी, पोलन चेंज इन कोल्ड एयर चेंजेस, चेंज ऑफ वेदर, एनी फूड आर्टिकल्स। तो जब भी हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमको चेंज ऑफ वेदर में प्रॉब्लम होती है, जैसे मौसम बदलता है तो हमको तकलीफ़ होती है, डस्ट से एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है, और कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड है जिसको खाने से हमको तकलीफ़ होती है। तो जैसे आजकल ग्लूटेन एलर्जी चल रही है, तो वो एक हाइपर सेंसिटिविटी की स्टेज है, वो सोरिक स्टेज है। तो इसके लिए जब हम मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट उसको देंगे, ये एलर्जीज जब उसकी ठीक होंगी, जिसमें एक जेनेटिक जो उसने इनहेरिटेंट टेंडेंसी का रूब्रिक होगा, और एक उसने इस लाइफ में क्या चीज़ उसने गेन करी, यानी क्या सीखा है, जो एवर लर्निंग प्रोसेस है। जब इन दोनों के रूब्रिक लेंगे और फिर एक ये सेंसिटिविटी का रूब्रिक लेंगे फिजिकल प्लेन पर, तब ये जो मेडिसिन आएगी उसको सेलेक्ट करेंगे, तब फिर उसकी हाइपर सेंसिटिविटी ठीक होगी। तो इस तरह से हम लोग मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट को देंगे, तब फिर वो डिजीज़ प्रॉपरली ठीक होगी। तो टिपिकल सोरिक माइंड मिलेगा हमको, वेरी कंसेंशियस, यानी कि उसको काफ़ी अपने अंतरात्मा की आवाज़ की वो सुनती है, वेरी कंसेंशियस है।
सेंसिटिव है पेशेंट, ऑफेंडेड इजीली, बहुत जल्दी ही उसको छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं, वीप्स इजीली, जल्दी रो जाती है, अवे फ्रॉम हर्ट, हमेशा अगर कोई उसको हर्ट करेगा तो उससे दूर हट जाएगी। इसमें बहुत सारी हमारी दवाइयाँ हैं, जैसे नेट्रम म्योर है, वीप्स इजीली में इग्निशिया है, पल्सटिला है, ऑफेंडेड इजीली, टिमिडिटी लाइकोपोडियम में है, एंक्शियसनेस आर्सेनिक में है, केयरफुलनेस गोइंग इनटू अ शेल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो एक रेमेडी के अंदर जो सोरिक सिचुएशंस हैं, सोरिक माइंड है, और उसके अंदर जो इनहेरिटेंट ट्रेंड है वो क्या है, तब हम उसको जब ट्रीटमेंट देंगे तो फिर हमको ये मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट होगा, तभी फिर वो जाकर के पेशेंट पूरी तरह से ठीक होगा। उसके बाद जो सोरा के मेंटल्स हैं, वो हमको सेंसिटिविटी, एंजाइटी, टिमिडिटी, इरिटेबिलिटी मिलेगी, और फिजिकल प्लेन पर पेन, इन्फ्लेमेशंस, फीवर एंड डायरिया, यानी बेसिकली एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन एक्यूट प्रॉब्लम्स में रीअकरेंसी हो सकती है कि कोई भी इन्फ्लेमेशन रीअकर हो रहा है, फीवर है, डायरिया है, तो हम इसको पहचान लेंगे कि ये प्योरली सोरिक है। तो इस तरह से हम लोग सोरा को ट्रीट करेंगे, और ये सोरा के मेंटल्स हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग साइकोसिस के मेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।